तो ईरान और इजराइल के बीच जो ये तनाव चल रहा है, ये सिर्फ एक मामूली क्षेत्रीय विवाद नहीं है, नहीं, बल्कि ये मॉडर्न वॉरफेयर की, मतलब आज के ज़माने की लड़ाई की एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। एक ऐसी जंग जहाँ टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी और पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स सब आपस में टकरा रही हैं। तो चलिए, जो सोर्स मटेरियल हमारे पास है, उसके आधार पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस हाईटेक शतरंज के खेल में आखिर हो क्या रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले इस सवाल पर आते हैं जो इस पूरे संघर्ष के केंद्र में है। ये कैसे हो सकता है कि पुरानी सस्ती सी टेक्नोलॉजी दुनिया के सबसे एडवांस्ड और महंगे हथियारों पर भारी पड़ जाए? ये एक ऐसी पहेली है जो आज के युद्ध के सारे नियम बदल रही है। तो हमारे विश्लेषण का पहला हिस्सा है एक हाई टेक शतरंज का खेल। इस संघर्ष का पहला लेवल एक ऐसी लड़ाई है जो मैदान से ज्यादा तकनीक और अर्थव्यवस्था पर लड़ी जा रही है। ये एक तरह से संसाधनों और सहन शक्ति का इम्तिहान है। देखिए, सोर्स मटेरियल एक बहुत बड़े आर्थिक दिसंतुलन की तरफ इशारा करता है। एक तरफ ईरान के ड्रोन और मिसाइल हैं जो बनाने में बहुत सस्ते हैं, और दूसरी तरफ हैं अमेरिकी और इजरायली इंटरसेप्टर मिसाइलें जो उन्हें रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं और जो बेतहाशा महंगी हैं। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप दुश्मन को सीधे तौर पर हराने के बजाय उसका खजाना खाली कर देते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 36 करोड़ रुपए, लगभग $4 मिलियन। ये सिर्फ एक पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत है। मतलब सोचिए, एक छोटे सस्ते से ड्रोन को गिराने के लिए 36 करोड़ रुपए की मिसाइल दागी जाती है। इस हिसाब से तो किसी भी देश का रक्षा भंडार कितनी तेजी से खत्म हो सकता है ना? अच्छा, ईरान की रणनीति को और गहराई से समझने के लिए हमें मिसाइल वॉरफेयर का एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, टर्मिनल फेज। ये वो आखिरी लम्हा होता है जब मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने वाली होती है, और यहीं पर ईरान का असली खेल शुरू होता है। और ये देखिए कि ये काम कैसे करता है। जैसे ही ईरानी मिसाइल अपने टारगेट के पास पहुंचती है, बिल्कुल आखिरी सेकंड में वो अचानक अपनी दिशा और स्पीड दोनों बदल लेती है। इससे होता ये है कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल उसे रोकने आ रही होती है, वो कंफ्यूज हो जाती है और अपना टारगेट मिस कर देती है, बिल्कुल एक चकमा देने वाली गेंद की तरह। सोर्स का ये भी दावा है कि ईरान महंगे डिफेंस सिस्टम को धोखा देने के लिए बहुत ही चालाक और सस्ते तरीके अपनाता है। जैसे कि बड़े बड़े गुब्बारे छोड़ देना जिन पर ऐसे लेंस लगे हों कि वो रडार पर लड़ाकू विमान जैसे दिखें, या फिर हवाई अड्डों पर नकली फाइटर जेट्स की पेंटिंग बना देना। नतीजा, करोड़ों की मिसाइलें इन नकली टारगेट्स पर बर्बाद हो जाती हैं। चलिए, अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, ईरान की युद्ध पुस्तिका। यहाँ हम हथियारों से आगे बढ़कर ईरान की उन रणनीतियों को देखेंगे जो पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग हैं। सोर्स का तर्क है कि ईरान ने एक ऐसी स्थिति के लिए भी तैयारी कर रखी है जिसमें मान लीजिए दुश्मन उसके सेंट्रल कमांड या लीडरशिप को ही खत्म कर दे। इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया है जिसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक डिफेंस। और ये नंबर देखिए, 31। इसका मतलब है कि पूरे देश को 31 अलग अलग खुद मुख्तार फाइटिंग यूनिट्स में बांटा गया है। हर यूनिट के पास अपने हथियार हैं, अपना कमांड स्ट्रक्चर है। तो अगर दुश्मन देश के लीडर को खत्म भी कर दे तो ये 31 ब्रिगेड अपने अपने दम पर लड़ाई जारी रखेंगे। अब अगर नौसेना की बात करें तो यहाँ पर भी ईरान की रणनीति संख्या बल पर आधारित है। 15,000 से ज्यादा छोटी, बहुत तेज रफ्तार वाली नावें, इन्हें मच्छर ब्रिगेड भी कहा जाता है। इनका काम है झुंड में आकर बड़े बड़े जंगी जहाज़ों को घेर लेना। और ये सवाल किसी भी बड़ी नेवी के लिए एक बुरे सपने जैसा है। हॉर्मूज जैसी तंग जगहों पर कोई अपने अरबों डॉलर के वॉरशिप को हजारों छोटे तेज टारगेट से कैसे बचाएगा जो चारों तरफ से एक साथ हमला कर रहे हों? ये एक बहुत बड़ी सामरिक चुनौती है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, वैश्विक शक्तियों का छाया युद्ध। ये विश्लेषण बताता है कि ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड है जिस पर दुनिया की बड़ी ताकतें अपने अपने मोहरे चल रही हैं। ये टेबल देखिए, सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये इस खेल के बड़े खिलाड़ियों को दिखाता है। एक तरफ रूस और चीन है जो कथित तौर पर ईरान को टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस से मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और यूके हैं जो इजराइल को हथियार, पैसा और अपने एयरबेस सब कुछ मुहैया करा रहे हैं। सोर्स मटेरियल में अमेरिकी विदेश नीति को लेकर एक बहुत ही सख्त टिप्पणी की गई है और ये कोटेशन उसी का हिस्सा है।
ये एक तरह से ये दिखाता है कि अमेरिका की दोस्ती पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल हो सकता है। सीधी लड़ाई के अलावा प्रॉक्सी वॉर का भी जिक्र है। सोर्स का दावा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के पड़ोस में, जैसे सीरिया और इराक में, कुर्द लड़ाकों को हथियार दे रहे हैं ताकि ईरान के अंदर ही अस्थिरता का एक नया मोर्चा खुल जाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे जटिल संघर्ष का भारत जैसे देश के लिए क्या मतलब है? एक ऐसा देश जिसके रिश्ते सभी पक्षों के साथ हैं। सोर्स मटेरियल के हिसाब से भारत यहाँ एक बहुत ही मुश्किल कूटनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, एक तरफ ईरान के साथ हमारी दोस्ती है, वो एक रणनीतिक साझेदार है, और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल हैं, जिनके साथ हमारी रक्षा और टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी साझेदारी है। ये एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है। और भारत के लिए ये चुनौतियां कितनी असल हैं, ये इस एक घटना से पता चलता है। भारत और ईरान की नेवी ने एक साथ अभ्यास किया। उसके ठीक बाद ईरान का एक जहाज जो भारत का मेहमान था, उसे श्रीलंका के पास कथित तौर पर एक अमेरिकी सबमरीन ने डुबो दिया। और हैरानी की बात ये कि ये सब भारत के प्रभाव वाले इलाके में हुआ, लेकिन सबसे पहले मदद के लिए श्रीलंकाई नेवी पहुंची। ये एक बहुत कड़ा संदेश था। आखिर में सोर्स का विश्लेषण ये कहता है कि इस रिश्ते में संतुलन बनाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि अमेरिका एक दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक बॉस की तरह बर्ताव करता है। वो अपने पार्टनर्स को ये बताता है कि उन्हें किससे तेल खरीदना चाहिए और किससे हथियार नहीं। ये किसी भी देश की अपनी आज़ाद विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ता है। क्या ये जो हम देख रहे हैं, ये एक नए दौर की शुरुआत है? एक ऐसा दौर जो जंग के तौर तरीकों और दुनिया में पावर के बैलेंस को हमेशा के लिए बदल देगा? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।